नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो अपने सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक में फर्स्ट पेपर हुआ है उसमें पॉलिटी के प्रश्नों को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। हम लोग पॉलिटी के लगभग अगर हम देखें तो तीनों पेपर में पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों का रेशियो 25 तक है और इसमें से 4-5 प्रश्न करंट से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, भारत की विदेश नीति से रिलेटेड होते हैं। 20 सवाल लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। हालांकि प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा और कठिन होता है। हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। हालांकि अपनी बुक अगर फर्स्ट पेपर के लिए जो हमने बुक निकाली थी उसकी बात करें तो 25 में से 17-18 क्वेश्चन कंटिन्यू कवर कर रही है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर होता है अगर 15 तक आप उसमें कर पाते हैं तो हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की बात की जाती है। तो आर्टिकल 320 जब हम लोग पढ़ते हैं आरपीसी, उसके अंदर 320(3) के अंदर है कि ऐसे में परामर्श लिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सरकार करती है तो आरपीएससी से परामर्श लेने का प्रावधान है। 3 नंबर ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हम जब नौकरी लगते हैं तो आरपीएससी में फॉर्म देते हैं, अपन कहते हैं जिसको डीवी से पहले अपन जो फॉर्म जमा करवाते हैं उसमें शपथ पत्र वगैरह कई होती हैं जो उसमें नियम सारे लिखे हुए होते हैं। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 162 नहीं 161 में है। अध्यादेश 213 में है। तो ये भी गलत हो गया। हमारे से पूछा गया है कि विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो 1 और 2 नहीं होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 और 4 सही है। विधेयक पर अनुमति आर्टिकल 217 वचन 17 और विघटन 174 बिल्कुल दोनों सही। 3 और 4 उत्तर राइट हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री किस ने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। पहली बार बजट प्रस्तुत किया था देखिए जयनारायण व्यास ने। पहले चुनाव हुए, उसके बाद में क्या होता है कि जयनारायण व्यास दोनों जगह से चुनाव हारते हैं, जालोर ए और जोधपुर बी। इसके बाद में फिर ये किशनगढ़ से विधायक उपचुनाव में बन के आते हैं, वापिस मुख्यमंत्री बनते हैं और बजट पेश करते हैं। तो जयनारायण व्यास सही है। एक ये अच्छा प्रश्न आया राजस्थान मंत्री परिषद के बारे में कि वर्तमान मंत्री परिषद में कुल 10 राज्य मंत्री है, जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है। राजस्थान के वर्तमान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित 24 बिल्कुल 25 थे, अब 24 हो गई है। ठीक है। राजस्थान के वर्तमान मंत्री परिषद में 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। बिल्कुल 24 है तो अधिकतम 30 हो सकते हैं, तो 6 और कर सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वर्तमान राजस्थान मंत्री परिषद में 2 महिला है, बिल्कुल ये भी है। वर्तमान मंत्री परिषद में 10 नहीं है, ये राज्य मंत्री अब 9 बच गए। स्वतंत्र प्रभार वाले 5 नहीं 4। एक सुरेंद्र पाल टीटी ने त्याग पत्र दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा, सही नहीं है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में सगीर अहमद है, NK जैन भी है, कांता भटनागर है, प्रेमचंद जैन नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती। पथ कर बना सकती है, भर्तियों पर बना सकती है, कृषि पर बना सकती है, निगम कर नहीं। देखो निगम कर है, आय कर है, ये केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। किसके आते हैं? केंद्र सरकार। तो इस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राष्ट्रपति निर्वाचन में राजस्थान राज्य विधानसभा, देखो एक विधायक का मत मूल्य में हर बार आपको बताता हूं कि विधायक का मत मूल्य 129 है, गुना 200 कर दो और ये उत्तर आ जाएगा अपने 25,800। 25,800 एग्जैक्टली 3 नंबर। राजस्थान के सबसे लंबे, अब देखो ये प्रश्न बड़े कठिन होते हैं कि 4 सबसे लंबा पूछा जाए तो वो तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन चारों में से सबसे लंबा अगर पूछा जाए तो बड़ा मुश्किल है। मैंने तो देखा पुस्तक में, मुझे भी याद नहीं था। इसका मीठालाल मेहता उत्तर है एग्जैक्टली। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, इसको आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। वो प्रधान के चुनाव लंबित रहने की स्थिति में या प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र से 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर जाने के, ये ठीक है। वो प्रधानमंत्री की शक्तियों कार्यों का प्रयोग कर सकते हैं यदि प्रधान 30 दिन से अधिक, 30 नहीं अवधि
तो ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन। गलत कथन की पहचान करनी थी। 60 दिन की अवधि आएगी इसमें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, प्राकृतिक आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थित किया जाएगा, निर्धारित करेगा राज्यपाल। मैं आर्टिकल हर बार आपको कहता हूँ 202 रखवाने का काम किसका है? राज्यपाल का है। एग्जैक्टली किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से। तो आप उत्तर राज्यपाल हो जाएगा। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अम्बेडकर, ये भी प्रश्न सॉल्व मतलब अपन अटेम्प्ट करने के जैसा तो नहीं था, कम से कम आप लोगों के नहीं था, क्योंकि राजनीति विज्ञान को जो विस्तार से पढ़े थे उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कार्यवाही, तो इसमें से कौन सा अंश नहीं है? समता के दिन स्वतंत्रता बहुतों पर अधिक कुछ सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी। राजनीति में भक्ति, नायक पूजा की बात बी आर अम्बेडकर करते हैं। इस सदन में कुल कुछ हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को, सामाजिक लोकतंत्र तो बनाना ही होगा, वो बात ही इसी की करते हैं। तो देखो अम्बेडकर नायक पूजा के खिलाफ थे, ठीक है ना, तो नायक पूजा की अवनति की बात करते हैं, सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्रता पर बहुत कुछ की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी, समता होना जरूरी है उनके लिए। इस सदन में कुछ मित्रों ने जो यह आरोप लगाया कि कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य निहित शामिल है। मेरे हिसाब से ये 4 नंबर ऑप्शन ठीक होगा इसका, बाकी आरपीसी बताएगी। ये 86वें संविधान संशोधन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्य के 51 कट में जोड़ा गया। 4 नंबर। 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, देखो 6 है, मैंने कुछ दिन पहले ही टेलीग्राम पे डाले थे पॉलिटी विद जसकरण चारण में, आप लोगों ने देखे होंगे। मैंने कहा भी था कि यहाँ से पक्का प्रश्न आएगा, और एक प्रश्न आया। तो अखिल भारतीय तृणमूल नहीं है, लोकदल नहीं है, नेशनल पीपुल पार्टी जिसकी पुस्तक है चुनाव चिन्ह पुस्तक। एक 1919 अधिनियम में सही नहीं का पूछा गया है। वायसराय के रूप में गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के संपर्क का माध्यम है। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भारत के लिए राज्य सचिव की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते थे। गवर्नर जनरल स्वयं विदेश और राजनीतिक विभाग का प्रभार रखते थे। गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद नहीं कहते थे, ये गलत है। 4 नंबर। नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई, ये मार्च 1947 में आयोजित हुआ था, तो बिल्कुल 1947 में किया गया, सही है। और ये स्वतंत्रता से पहले किया गया, ये भी सही है, क्योंकि अगस्त में आज़ादी मिली, ये मार्च में हुआ था। अच्छे से हमने पुस्तक में 2-3 जगह इसको डाला है नेहरू की विदेश नीति में, तो 1 और 2 दोनों सही। ऑपरेशन सिंदूर पर दिनांक को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य की किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रेस वक्तव्य की इस कार्यवाही, हाँ इसका संयुक्त राष्ट्र संघ ठीक होगा, यूएनओ में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में गलत कथनों पर, भारत सरकार अधिनियम 1935-1937 में लागू हुआ, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना की। इस अधिनियम में 15 नहीं थे, भाग 14 थे, ध्यान में रखें आप लोग, तो ये गलत हो गया। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ने इसे गुलाम संविधान कहा। गुलाम संविधान इसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, JLN, तो ये भी गलत। 3 और 4 गलत हैं। इसमें क्या पूछा है? कथनों के बारे में सही कूट चुने। 3 और 4 गलत एग्जैक्टली। सांस्कृतिक और शैक्षिक, आर्टिकल 19(1) में भाषा, धर्म, भाषा और लिपि तीनों की बात की गई है। धर्म, भाषा, लिपि और संस्कृति, भाषा की है, लिपि की है और संस्कृति की है, आर्टिकल 19(1) के अंदर। तो भाषा, लिपि और संस्कृति ये हो जाएगा ठीक। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में, इसका प्रशासन कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। कोष की कार्यकारी परिषद का सचिव चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस नहीं होता है, ये PMO का संयुक्त सचिव होता है। तो सही विकल्प का चयन 2 निकाल दें, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, 1 और 3 सही। 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन, परागमन समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत ईरान के अतिरिक्त उपयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश अफगानिस्तान, ये तो आपको पता है। भारत त्रिपक्षीय व्यापार में ईरान है, भारत है और अफगानिस्तान है। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्ति निर्धारित किया कि पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा SR बोमई केस में माना गया है।
पहला नंबर विकल्प। SR बोमई बनाम भारत संघ 1994 में, जब अयोध्या बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद में कई सरकारों को बर्खास्त किया, तो वो लोग कोर्ट में गए, तभी ये फैसले में इस बात को कहा गया। आम चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के बारे में, 47 राज्य स्तरीय दल ठीक, 6 राष्ट्रीय स्तरीय दल ठीक। चुनाव में भाग लेने वाली एक राष्ट्रीय पुस्तक था, अभी अपन ने बात की है, राष्ट्रीय पार्टी NPP का पुस्तक था, नेशनल पीपुल पार्टी। मान्यता प्राप्त ये वाला ठीक नहीं है, पहला ऑप्शन। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन, जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाना हो तो संसद का एक केवल नियम, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों सदन लगा सकते हैं, गलत। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति नहीं निर्वाचित होते हैं। व्यक्ति जो मृत्यु त्याग पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए चुनाव में विजय हुआ पूरे 5 वर्ष तक, ये पूरे 5 वर्ष वाला ठीक है, ये सही है। अपना पद संभालने से पूर्व राष्ट्रपति भारत के संविधान गुण 60 में नहीं, शपथ का उल्लेख 60 है। बहुत अच्छा प्रश्न था, प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा था। अगर 15 प्रश्न आप लोग इसमें सही कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अपनी पुस्तक काफ़ी कुछ कवर करती हैं, इसको अभी अपडेट करके फिर वापस लेके आएंगे। बाकी ऑफलाइन बैच में हमने जो पढ़ाया मोस्टली सारा कंटेंट उसी से आता है। SST सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट पेपर में सक्सेस पॉइंट के कंटेंट को आप देखें ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप डेमो क्लासेस देख लीजिएगा, हर टीचर अच्छे से बहुत बढ़िया से यहाँ करवाते हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं उनको। बाकी आप लोगों ने अच्छा किया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज वरिष्ठ अध्यापक का जो ग्रुप C का प्रथम पेपर GK का जो पेपर हुआ है उसकी हम बात करेंगे। उसमें आर्ट एंड कल्चर और मध्यकाल राजस्थान इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है आपके राजवंश से संबंधित है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडारको का दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया। देखिए, भंडारको पर पूरी तरह से जो भंडारको को अपने राज्य से पूरी तरह से बाहर निकालने का कार्य जो है वो किसने किया, आपके पृथ्वीराज चौहान ने। हालांकि इससे पहले ध्यान रखना विग्रहराज चतुर्थ ने जो है वो भी क्या किया था, भंडारको का दमन किया था, लेकिन पूरी तरह से दमन नहीं करवाए थे। यहाँ पर ध्यान रखना एक जैन मुनि थे जिनका नाम है आपके जिनपति सूरी। जिनपति सूरी ने जो है इस पृथ्वीराज चौहान से संबंधित कई घटनाओं का जो है उल्लेख किया है। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा कई अभियान किए गए। महोबा के शासक परमर्दिनी देव को भी हराया गया। भंडारको पर भी जो है वो पूर्ण रूप से उनको अपने राज्य से बाहर खदेड़ दिया गया था। तो इन सब का उल्लेख करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जिनपति सूरी। जिनपति सूरी जो है वो यहाँ पर आपके उचित जो है वो आंसर होगा। तो जिनपति सूरी जो है वो खरतार गच्छ पट्टावली से संबंधित एक ग्रंथावली है आपके जैन धर्म में चलती है, तो उसमें इन्होंने जो है इसका उल्लेख किया है। तो आपके उत्तर क्या हो जाएगा, जिनपति सूरी। नेक्स्ट है नेवरी। नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती हैं। तो देखिए, नेवरी आभूषण सीधा सीधा कहाँ पहने जाता है, पैर में। हम जैसे जब अपन आभूषण पढ़ते हैं तो मैं कुछ लाइन ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करता हूं। तो एक जब पैर के आभूषण पढ़ते हैं तो मैं लिखता हूं आनुजा नेल कड़ा, आनुजा नेल कड़ा महिपाल पैर पड़ा। इस प्रकार जो है इसमें सभी पैर के आभूषण जो है वो आपके आ जाते हैं। देखिए, आ से हो जाएगा आंवला, नू से हो जाएगा नुपुर, जहाँ से हो जाएगा झांझर, ने से हो जाएगा आपके नेवरी, नेवरी, ल से हो जाएगा लच्छा, कड़ा से कड़ा, म से मकिया, ह से हिरणामैन, पा से पायल या पायजेब, ल से आपके हो जाएगा लंगर। ये सभी जो है वो आपके पैर के आभूषण है। तो नेवरी आभूषण जहाँ ध्यान रखना महिलाएं जो है वो कहाँ पहनती हैं, पैर में जो है वो ये धारण करती हैं नेवरी। नोगरी होता तो नोगरी ध्यान रखना बाजू में है, लेकिन नेवरी है तो आपके पैर में। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे। देखिए, औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में प्रारंभिक समय में अच्छा दोनों के बीच में व्यवहार था। शाहजहां की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब राजा बनता है तो क्योंकि जब संघर्ष हुआ था औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच में, तो राज सिंह तटस्थ रहे थे, हालांकि किसी की ओर नहीं गए थे। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि उन्होंने औरंगजेब के पक्ष में जो है सेना भेजने का निर्णय कह सकते हैं, या औरंगजेब को संदेश भेजाया कि हम आपके साथ हैं। इसलिए राजा बनने के बाद
कुछ समय तक औरंगजेब और राज सिंह के बीच में अच्छे संबंध रहे, और राज सिंह को औरंगजेब राजा बनते ही राज सिंह का जो है वो मनसब भी बढ़ा देते हैं, 5 से 6 हज़ार कर देता है औरंगजेब, और औरंगजेब जो है उसको राज सिंह को जो है कुछ परगने भेंट करता है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गयासपुर ये मुख्य थे। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर पर जो है परगने दे दिए थे कि आप इस पर अधिकार करो, ये आपके परगने हैं। फिर राज सिंह ने इन पर जो है अभियान किया। डूंगरपुर के शासक ने तो जो है वो अधीनता स्वीकार कर ली, या हम कह सकते हैं कि सेवा में जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन बांसवाड़ा, गयासपुर के शासकों ने कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन बाद में जो है इन्होंने भी जो है सेवा स्वीकार कर दी राज सिंह की। और ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र टोडा, मालपुरा, चाटसू, ये क्षेत्र राज सिंह ने इन पर आक्रमण करके इनसे जो है आपकी कर लिया था। जब नया राजा मेवाड़ का बनता था तो एक कर दिया जाता था, उनके सामंतों के द्वारा जो कर दिया जाता था, और जो सामंत कर नहीं देते थे उन पर आक्रमण किया जाता था, जिसको टीका दौड़ कहते हैं। तो टीका दस्तूर मतलब राजा का तिलक किया जाता था, टीका दस्तूर के रूप में कर देते थे। लेकिन कुछ सामंत ऐसे थे जो उसको अपना राजा नहीं मानते थे, फिर राजा उनको दंडित करने के लिए आक्रमण कर टीका दौड़ के दौरान जो है इन पर अधिकार किया था, हम कह सकते हैं इनसे जो है कर वसूल किया। लेकिन औरंगजेब ने कौन से दिए थे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गयासपुर, ये क्षेत्र जो है परगने के रूप में महाराणा राज सिंह को प्रदान किए थे। हालांकि कुछ समय बाद जो है औरंगजेब और राज सिंह के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, उसके कई सारे कारण रहे, लेकिन प्रारंभ में जो है अच्छे संबंध थे इनके। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुआ? ये चित्र शैलियाँ जब हम पढ़ते हैं तो चित्र शैलियों में इसका मुख्य रूप से जो है हम जिक्र करते हैं कि राय सिंह जो था वो मुगल दरबार से जो है लगभग 7 उस्ता कलाकारों या मुस्लिम कलाकारों को यहाँ लेकर आया था, और उन्होंने जो है बीकानेर चित्रशैली को प्रारंभ किया, जिसमें 2 नाम मुख्य मिलते हैं। एक तो था अली रजा और दूसरे का नाम था रुकनुद्दीन। अली रजा और रुकनुद्दीन ने जो है मुख्य रूप से राय सिंह के समय बीकानेर चित्रशैली जो है वो क्या की थी? प्रारंभ की थी। तो आपका उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? राय सिंह सही हो जाएगा, जिसका दरबारी था चित्रकार अली रजा। तो अली रजा ध्यान रखना, राय सिंह उत्तर आपका यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? देखिए राजस्थान में बाणगंगा मेला का संबंध वैसे ध्यान रखना आपके बेराट से है। किससे है? बेराट से। बेराट में लगता है, विराटनगर या बेराट में जो है ये बाणगंगा मेला लगता है, लेकिन यहाँ बेराट ऑप्शन है नहीं। तो बेराट से लगभग 11 से 15 किलोमीटर दूर ये मेला भरा जाता है, और उस जो मुख्य क्षेत्र गांव है उसको मेड़ क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखना ये क्षेत्र जो है आपके मेड़। अगर आपको हम पढ़ते हैं तो हमने भी मेड़ क्षेत्र तो नहीं लिखा होगा, हमने बेराट जयपुर जरूर लिखा होगा। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये क्षेत्र पांडुपोल अलवर में है, भानगढ़ अलवर में है, नीलकंठ अलवर में है। तो बाणगंगा मेला अलवर में तो भरा नहीं जाता है, तो आपके बचा कौन सा? मेड़ क्षेत्र। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? मेड़ जो है वो उत्तर आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? देखिए अब ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा संशय में क्वेश्चन है, आरपीसी इसको क्या मानती हैं वो पता नहीं हमको, लेकिन ध्यान रखना ये 2 किले तो हम छोड़ ही देते हैं। ये किले जो हैं यहाँ पर थोड़ा सा दोनों ही जो है संशय में है, क्योंकि जूनागढ़ किला जब बना तो जूनागढ़ किला बनने के बाद में इस पर कोई वैसे बाहरी आक्रमण हुआ नहीं, और जयगढ़ दुर्ग की बात करें तो इस पर भी कभी बाहरी आक्रमण हुआ नहीं, क्योंकि जयगढ़ तो एक रक्षात्मक किला था, ठीक है। जयगढ़ कोई एक केंद्र नहीं था, और केंद्र न होने के कारण जयगढ़ पर कभी आक्रमण हुआ नहीं। आमेर पर जब अधिकार किए गए तो फिर उसके बाद में जयगढ़ अधिकार में हो जाता था, लेकिन जयगढ़ पर पर्सनल प्रत्यक्ष रूप से जो है जयगढ़ पर कभी भी किसी ने चढ़ाई नहीं की। जूनागढ़ बनने के बाद में जूनागढ़ पर भी जो है प्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आक्रमण नहीं हुए। तो दोनों ही जो है इन पर कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। इनमें भी जो है मैं मानता हूं कि जयगढ़ दुर्ग जो है वो उत्तर उचित होना चाहिए, क्योंकि जयगढ़ पर कभी भी बाहरी कोई आक्रमण जो है वो हुआ नहीं। बाकी देखते हैं कि इसमें कौन सा माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा कुछ दोनों में ही मिलता है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी ने आक्रमण किया, लेकिन भटनेर और गागरोन में तो प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण हुए, अधिकार हुए, आपके शाके भी हुए हैं। तो यहाँ जो है आपके जयगढ़ जो है वो उचित दिख रहा है अपन को। नेक्स्ट है पाग दस्तूर किसे कहा जाता है? पाग दस्तूर किसे कहा जाता है? तो मृत्यु के समय जो पगड़ी रस्म हम पढ़ते हैं वही पाग दस्तूर है, कि परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर। बिल्कुल ये आपके उत्तर सही है। पाग दस्तूर का मतलब पगड़ी रस्म कह सकते हैं, पगड़ी बदलना कह सकते हैं, 12वें दिन
किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में जो बड़ा होगा उसको जो है वो पगड़ी पहनाई जाती है, घर की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उसको पाग दस्तूर कहा जाता है। तो पाग दस्तूर ध्यान रखना, मृत्यु से संबंधित जो है आपके एक दस्तूर है या रीति रिवाज है। तो ये आपकी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है। देखिए, सुशीर वाद्य यंत्र मतलब वह वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता हो, जिसमें हवा भरकर जिसको बजाया जाता हो। अलगोजा, बांकिया और सतारा, ये तीनों ही ध्यान रखना मित्रों फूंक वाद्य यंत्र है। अलगोजा राजस्थान का राजवाद्य यंत्र है। बांकिया सरगड़ा जाति का जो है आपके खानदानी वाद्य यंत्र है। सतारा अलगोजा, शहनाई और बांसुरी का एक मिश्रित रूप है। तीनों को मिलाकर और जो है बनाया जाता है आपके सतारा। तो ये तीनों ही ध्यान रखना आपके कैसे हैं, फूंक वाद्य यंत्र हैं, या हम कह सकते हैं सुशीर वाद्य यंत्र है। तो उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों ही सही हो जाएगा। तो अलगोजा, बांकिया और सतारा तीनों ही सुशीर वाद्य यंत्र हैं। 2 नंबर उत्तर आप इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली, डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामरिक का गद्य ग्रंथ नहीं है। गद्य ग्रंथ नहीं है जो पद्य में लिखा गया हो, पदात्मक हो, जिसमें दोहे या हम कह सकते हैं कि पद के माध्यम से जो लिखे गए। एक तो होता है गद्य जिसमें विस्तृत जानकारी होती है, और जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी भाषा जो है वो एक सामान्य जो हम कह सकते हैं विवरणात्मक होता है। लेकिन पद्य जो है वो क्या होता है, पद्य में आपके पद होते हैं, पदों के माध्यम से विवरण होता है, फिर उसका जो है हम कह सकते हैं कि आपके सरलार्थ किया होता है। अब इसमें हम देखते हैं तो हम झूलना जब हमने पढ़ा था तो हमने लिखा था कि झूलना मात्रिक छंदों का एक सिस्टम है। मात्रिक छंदों से बनी वह ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें जिसके लास्ट में यगण का जो है वो क्या होता हो, यगणों का जो है उच्चारण होता हो। मात्रिक छंद है, अगर छंद है तो ध्यान रखना वो पक्की बात गद्य तो नहीं होंगे, वो पद्य ही होगा। अमर सिंह राठौड़ झूलना आपके दुर्साहड़ा द्वारा लिखा गया। सांधुमाला ने जो है 3 झूलना ग्रंथ लिखे हैं, झूलना दीवान प्रताप रा, झूलना आपके महाराजा राय सिंह रा, झूलना बा अकबर पातशाह रा, ठीक है। गज सिंह रा झूलना केशवदास द्वारा लिखा गया है। तो झूलना जो ऐतिहासिक सामग्री होती है वो एक छंदों के रूप में होती है, मात्रिक छंदों के रूप में जो है रचना होती है। तो यहाँ झूलना जो है वो आपके उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कहीं ये लाइन कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। लेकिन लोक देवताओं में अगर हम राखड़ी संबंधित कोई बात करते हैं तो गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं कि गोगा राखड़ी क्या होती है, गोगा राखड़ी। देखिए, गोगा राखड़ी 9 गांठों वाली धागा जिसको गोगा राखड़ी हल बांधी जाती है। तो अपने यहाँ पे एक सिस्टम भी है कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन होती है, रक्षाबंधन में राखियाँ बांधी जाती है, तो उनको विसर्जित कह सकते हैं, या उनको जब उतारा जाता है तो उसको कहाँ बांधा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उसको जो है खोलने पर वो हल और हल जो है उसको बांधा जाता है। श्रावण महीने में जब बरसात होती है तो हल जोतते हैं, तो हल को बांधते हैं, और हल को बांधे जाने वाली राखड़ियाँ जो हैं वो आपकी गोगा जी को समर्पित होती हैं। तो यहाँ उत्तर आपको जो है वो गोगा जी जो है वो आपकी सही हो जाएगा, क्योंकि गोगा राखड़ी, राखड़ी शब्द गोगा जी से संबंधित है, बाकी किसी लोक देवता से संबंधित कोई हम ऐसे राखड़ी शब्द का प्रयोग जो है वो देखते नहीं है। तो आपके गोगा जी जो है वो सही होगा, क्योंकि रक्षाबंधन को बांधी हुई राखियों को गोगा जी के नाम से जो है वो क्या कर दी जाती है, विसर्जित कर दी जाती है, हाथ से खोलकर, और हल को बांध दी जाती है। नेक्स्ट है, गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल धाम कहाँ स्थित है। पूजा स्थल धाम या पीठ कह सकते हैं। तो यहाँ आपके दांतड़ा भीलवाड़ा में जो है गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। संत दास ने इस संप्रदाय की स्थापना की, और गूदड़ा में इस पीठ की जो है वो स्थापना किसने की थी, संत दास जी ने। तो गूदड़ संप्रदाय ध्यान रखना कहाँ पे है, आपके दांतड़ा में इसकी पीठ बनी हुई है। नेक्स्ट है, प्रतिहारों के शासनकाल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ। देखिए, प्रतिहारों के शासनकाल में एक शैली निकली जिसको हम गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार शैली का मुख्य क्षेत्र मंडोर रहा, या हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान रहा। और पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान को मारू कहते हैं। क्या बोलते हैं, मारू। तो इस ध्यान रखना शैली को महामारू शैली भी कहा जाता है।
एक शैली है गुर्जर प्रतिहार शैली जिसको महामारू शैली कहा जाता है। एक शैली है जिसका नाम है मारू गुर्जर शैली। मारू गुर्जर शैली। मारू गुर्जर शैली अगर आती है तो मारू गुर्जर शैली का गुर्जर प्रतिहारों से कोई लेना देना नहीं है। ये सोलंकी शैली कहा जाता है। गुजरात के चालुक्यों या सोलंकियों ने इसका प्रयोग किया, इसलिए इसको तो मारू गुर्जर कहा जाता है। लेकिन महामारू शैली जो है वो किसे कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार शैली को। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने जिस शैली में स्थापत्य का निर्माण करवाया है उसे हम महामारू शैली कहते हैं। देखिए, द्रविड़ शैली जो है वो ध्यान रखना, आपके दक्षिणी भारत की मंदिर निर्माण की शैली है। बैसर मध्य भारत की मंदिर निर्माण की शैली है। जहां नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों मिलती हैं उसको बैसर शैली कहते हैं। और ये है महामारू शैली। और अपने बाड़मेर की अगर बात करें तो बाड़मेर में जो किराड़ू मंदिर बने हुए हैं, ये आपके ध्यान रखना, बाड़मेर के किराड़ू मंदिर जो है वो महामारू शैली के सबसे अंतिम और भव्य मंदिर बने हुए हैं। प्रारंभिक महामारू शैली के प्रारंभिक मंदिरों की अगर हम बात करें तो आपके एक तो है आपके खेड़ में जो मंदिर बना हुआ है बालोतरा में, रणछोड़ राय मंदिर खेड़ बालोतरा में, ये इस शैली का प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। एक कामेश्वर मंदिर बना हुआ पाली में, कामेश्वर मंदिर और आपके ये दोनों खेड़ मंदिर जो हैं, ये ध्यान रखना इस शैली के सबसे प्राचीनतम मंदिर माने जाते हैं, जो 850 ईस्वी के लगभग निर्मित हुए हैं। और सबसे अंतिम मंदिर आपके किराड़ू के मंदिर हैं महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हैं आपके निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया? तात्या टोपे ने, ध्यान रखना, राजस्थान की 2 रियासतों पर अधिकार किया था। एक तो था आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का शासक था आपके लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। और आपके जो झालावाड़ का शासक था उसका नाम था पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित कर और गिरफ्तार करने का कार्य तात्या टोपे ने किया था। तो यहाँ उत्तर आपके हो जाएगा पृथ्वी सिंह। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छी तरीके से इनको जो है अटेंड किया होगा। अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक के 9 सितंबर का जो पेपर हुआ है प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें राजस्थान इतिहास से संबंधित, विशेषकर आधुनिक राजस्थान से संबंधित सवाल जो पूछे गए हैं, 7 सवाल पूछे गए थे, जिनमें 6 सवाल आराम से करने लायक थे, जिसको कर सकते हैं अगर उसको ढंग से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल ऐसा था जो लगभग कहीं पर सीधे तौर पर हमें नहीं मिला, फिर भी हम उस पर नज़दीक की कोशिश करेंगे उत्तर तक पहुंचने की। तो प्रारंभ करते हैं, आज के प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल, 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऋषिदत्त मेहता, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास या विजय सिंह पथिक? तो ये अखबार जो है बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे और ऋषिदत्त मेहता ने इसको ब्यावर से संपादित किया था, जिसमें बूंदी प्रजामंडल से संबंधित खबरें प्रकाशित की जाती थी। तो ये अखबार जो है ऋषिदत्त मेहता के द्वारा संपादित था। ये साप्ताहिक अखबार था और बूंदी प्रजामंडल से संबंधित था। ऋषिदत्त मेहता को 1937 में बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्हीं के द्वारा राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र जो है, राजस्थान समाचार, वो प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किन 2 क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? जब हम 7वां चरण पढ़ते हैं, 7वें चरण तक आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, हम बात करें, इन क्षेत्रों को तब तक राजस्थान में नहीं मिलाया गया था, राजस्थान में इसका विलय नहीं किया गया था। आबू देलवाड़ा का नहीं किया गया था और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में नहीं किया गया था।
उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इन क्षेत्रों का विलय राजस्थान में किया गया था, अजमेर, मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा। अब यहां पर समझना पड़ेगा, आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है, देलवाड़ा जो है जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहां पर विशेष करके देलवाड़ा में जैन मंदिर प्रसिद्ध है। उनसे संबंधित जब बात हुई तो यहां की जो समिति थी वो जिन विजय सूरी समिति थी, जिन विजय सूरी समिति, जिन विजय, इनका मूल नाम किशन सिंह परमार था और इसी समिति के सदस्य प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा भी थे। इस समिति की सिफारिश पर पहले आबू देलवाड़ा को गुजरात में सम्मिलित करने की बात चल रही थी, लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी कहा कि आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिला देना चाहिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली के द्वारा और उस सदस्यों के द्वारा जब रिपोर्ट दी गई तो कहा गया कि इन क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वहां की समिति से पूछा गया तो इस समिति की सिफारिश पर, जिन विजय सूरी समिति की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था। और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र, उसको राजस्थान में मिलाया गया, राजस्थान के सिरोंज को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। तो यह भी याद रखना साथ में, सुनेल टप्पा, इसको एमपी से राजस्थान में मिलाया गया। और दूसरा क्षेत्र था सिरोंज, इस सिरोंज को एमपी में मिलाया गया, मध्य प्रदेश में मिलाया गया। यह भी याद रखना, ये चीजें इसके साथ साथ में याद रखनी बहुत ही सही रहेगी, क्योंकि कहीं एग्जाम में पूछा जाए तो पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी। इसका उत्तर जो है आबू देलवाड़ा। अगला प्रश्न है, राम प्यारी बहन, हेजाबेन एवं रुक्मिणीबेन आदि महिलाओं ने 1939 ईस्वी में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? इसके ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही। बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रजामंडल 1939 तक अस्तित्व में भी नहीं थे, तो दो ऑप्शंस अपने आप बाहर हो गए। अब बात आती है सिरोही और उदयपुर की, इन दोनों के बीच में जानना है। प्रत्यक्ष तौर पर हमने जितने भी स्रोत पढ़े हैं उनमें हमें इसका उत्तर सीधे तौर पर कहीं मिला नहीं, ना हमने अपने नोट्स में कहीं लिखाया है। हमने जो जो किताबें पढ़ी है, जो जो तथ्य पढ़े, उसमें प्रत्यक्ष तौर पर इनका नाम नहीं है। लेकिन सिरोही में 1941 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 800 महिलाओं ने भाग लिया था। उसमें कांताबेन, कमलाबेन, इन महिलाओं ने भाग लिया था। इनका नाम है, लेकिन ये नाम उसमें सीधे तौर पर नहीं दिए हुए। तो हो सकता है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर सिरोही हो, क्योंकि 800 अन्य महिलाओं ने भी भाग लिया था। और ये अगर हम देखें तो ये गुजरात की संस्कृति से जुड़े हुए नाम है, और सिरोही का जो क्षेत्र है वो गुजरात के नजदीकी होने के कारण इस सम्मेलन के साथ में इस आधार पर हम अनुमानित कह सकते हैं, मेरी भावनाएं समझिए या मेरा जो सोच है उसके आधार पर उत्तर जो सही है वो आपके सिरोही रहेगा। बाकी आरपीएससी किसको मानती है, इस सवाल पर जरूर आंसर की के बाद ही पता कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ? गणेश्वर, आहड़, बेराट या कालीबंगा? तो इसका उत्तर सही रहेगा आपके आहड़। आहड़ उदयपुर में मिली है, और बेराट जो है ये जयपुर विराटनगर की बात करें, गणेश्वर सीकर में है, और कालीबंगा हनुमानगढ़। अगर इसका हम मानचित्र में देखेंगे तो सबसे सही उत्तर जो सटीक है वो आहड़ है, बिल्कुल दक्षिण में आया हुआ, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को मान करके अगर उसको देखें तो उत्तर सही हो जाएगा आपके आहड़। अगला प्रश्न है, भील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है पूछा है, भील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो यहां पर अगर बात करें, प्रारंभिक भील विद्रोह स्वस्फूर्त थे, यानी कि अपने आप ही इसका कोई बड़ा नेतृत्व नहीं था, और ये प्रारंभ में जो भील विद्रोह जो प्रारंभ हुए थे ये विशेष करके उदयपुर वाले क्षेत्र में हुए थे, और यहां पर इस क्षेत्र में भीलों ने बड़ा विद्रोह किया था। इस दौरान इनका बड़ा नेतृत्व नहीं था, तो बिल्कुल ये तथ्य भी सही लग रहा है। वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे।
बिल्कुल जब कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पीए बनाया गया, मेवाड़ पीए, तो इन्होंने वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को बदला, जो भीलों को बिल्कुल समझ में नहीं आई। उन्होंने आते ही उनकी सैनिक व्यवस्था का नवाचार किया, जो स्थानीय सेनाएं थी उनको भंग कर दिया, वहां पर नए नए नियम लगाए जो उस समय उनको भीलों को समझ में नहीं आए। तो ये बात भी, इस कारण भी उन्होंने विद्रोह किया था। तीसरी बात है, जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था। यह तथ्य भी सही बैठता है, क्योंकि जनजातीय आंदोलन को देखेंगे तो जनजातियां जंगल पर अपना अधिकार मानती थी, वो उनके यहां पर कोई दूसरा प्रवेश करे वो उनको पसंद नहीं था। साथ ही साथ उनका सामाजिक ताना बाना है वो भी जंगल के इर्द गिर्द बना हुआ है। तो यहां पर अगर आकर के कोई उनके सामाजिक जीवन में दखल दे तो भी उनको बुरा लगता है। तो ये तीनों ही बातें इस आधार पर सही बैठती है कि भील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो ये भी पहला है, प्रारंभिक भील विद्रोह स्वस्फूर्त थे, बिल्कुल थे। दूसरा, वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे, बिल्कुल यह विद्रोह इस कारण हुआ था। तीसरा, जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया। तो ये तीनों ही सही बैठते हैं, ए, बी एवं सी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या तोपे ने गिरफ्तार किया था? आपको पता है कि तात्या तोपे ने दो क्षेत्रों पर अधिकार किया था, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के उस समय शासक थे लक्ष्मण सिंह। दूसरा, झालावाड़ पर उन्होंने अधिकार किया था और झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। झालावाड़, तो यहां पर अपने सवाल जो है वो झालावाड़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या तोपे ने गिरफ्तार किया था? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? के एन दीक्षित बेराट में उत्खनन से संबंधित थे, बिल्कुल थे। कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित, इनके साथ साथ नीलरतन बनर्जी भी थे, नीलरतन बनर्जी, और दयाराम साहनी ने भी वहां उत्खनन कराया। तो कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी दोनों ने साथ में मिलकर के उत्खनन कराया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, बेराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बेराट और बालाथल दो जगह है, बालाथल से भी सूती प्राप्त हुआ, सूती टुकड़ा, सूती वस्त्र का टुकड़ा, और बेराट से भी प्राप्त हुआ, दोनों ही सही है। बेराट और बालाथल दो जगह से सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है, यानी कि एक धागा मिला है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां पर सूती वस्त्र उद्योग किसी जमाने में रहा, उस जमाने में रहा होगा। तो ये बात दोनों के लिए लागू होती है। यहां बेराट से संबंधित पूछा है, बिल्कुल सही है। तीसरी बात है, बेराट में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर की साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया, बिल्कुल दयाराम साहनी ने जब उत्खनन कराया तो बीजक पहाड़ी पर एक गोल मंदिर जो मौर्यकालीन है, गोल मंदिर मिला है, मौर्यकालीन गोल मंदिर, और वो मौर्यकालीन गोल मंदिर है, उसका संबंध अशोक से बताया गया है, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो ये तीनों ही बातें सही बैठती है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसके कूट जो है वो सभी सही हो जाएंगे, ए, बी और सी, चौथे नंबर का जो ऑप्शन है ये सही हो जाएंगे। तो ये थे राजस्थान इतिहास से संबंधित, विशेषकर आधुनिक राजस्थान से संबंधित प्रश्नोत्तर जिनको हमने हल किया है। अब तीनों की अगर तुलनात्मक रूप से पेपर को देखें तो पहले वाला और आज वाला पेपर का स्तर ठीक था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल थे, सरल थे। अगर आपने ध्यान लगाकर पढ़ाई की है तो इन सवालों को आपने आसानी से किया होगा। एक सवाल जरूर शंका पैदा करता, लेकिन अगर उसके ऑप्शंस को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की। नजदीकी तौर पर देखें तो भी सिरोही सही बैठता है। इस आधार पर अनुमानित कह सकते हैं कि इसका उत्तर सिरोही हो सकता है। इसके अलावा जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हमने उसको पढ़ा होगा, पढ़ाया है, और अपने नोट्स में से यूं देखें तो हमने जो यहाँ पर अध्ययन कराया उसमें से 6 क्वेश्चन सीधे तौर पर मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष उसका हम जोड़ सकते हैं, तो वो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है। आप सभी को शुभकामनाएं। अगर तीनों पेपरों की तुलना की मैं जब बात कर रहा था तो तीनों पेपरों का स्तर देखें तो बीच वाला जो 8 तारीख वाला जो पेपर था उसका जरूर स्तर इन दोनों से बेहतर था। इन दोनों में स्तर देखा जाए तो बराबर औसत स्तर कह सकते हैं, न ज़्यादा सरल थे न ज़्यादा कठिन। अगर पढ़ाई की है तो इसमें बिल्कुल आपने सही स्कोर किया होगा। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप सी का जो
फर्स्ट पेपर था, उस पर हम चर्चा करेंगे। आदरणीय गुरु डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित के निर्देशन में मुझे निर्देश दिया गया कि आप राजस्थान करंट अफेयर्स और इकोनॉमी सर्वे का सॉल्यूशन करवाइए। तो पहला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, हाँ, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर बात करते हैं। ये कंपनी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना करते हैं। ये सर ने अच्छी तरह से आपको समझाया। ये गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNL, देखो इसके अंदर आपने सर को पढ़ाया है 750 मेगावाट सौर ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा पर सर ने पढ़ाया कितना? सौर ऊर्जा पर 750 मेगावाट, ठीक है। और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा पर। पवन ऊर्जा पर कितना है? पवन ऊर्जा पर 250 मेगावाट। तो पहला, ये कंपनी 750 मेगावाट सौर ऊर्जा, सही है, सौर ऊर्जा 750 और 250 वाट मेगावाट पवन ऊर्जा, 250 वाट पवन ऊर्जा, यानी ये दो तथ्य सही है। फिर सेकंड ऑप्शन पर आते, इसे जॉइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 530 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। क्या इकाई हस्तांतरित धौलपुर को 530 की जाएगी? देखो ये दो है, एक मौजूदा गैस पावर प्लांट जो हस्तांतरित करेंगे धौलपुर को 300 मेगावाट की करेंगी, बल्कि यहाँ कितना दिया हुआ है? 530 नहीं होगी, 300 मेगावाट, ठीक है, 300 मेगावाट मौजूदा गैस पावर प्लांट जीवीए को हस्तांतरित किया जाएगा। तो ये अपने आप में कथन गलत हो गया। तो आपने पूछा कि सही नहीं है, तो उत्तर तो अपने आप ये निकल जाता है। तो उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 2, ठीक है। तो अब आगे भी पढ़ते हैं। इस जॉइंट वेंचर कंपनी को रामगढ़ गैस आधारित पावर प्लांट की 270.5 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। रामगढ़ को स्पष्ट लिखा है, 250.50 मेगावाट मौजूदा गैस हस्तांतरित की जाएगी। आगे, इस जॉइंट वेंचर कंपनी में दोनों कंपनियों की शेयरधारिता क्रमशः 50-50% यानी हिस्सेदारी कितनी है? तो सर ने आपको पढ़ाया भी है कि हिस्सेदारी इसकी कितनी है? हिस्सेदारी इसकी 50-50% है, ठीक है। तो ये भी कथन सही है। तो अपने आप में कथन गलत कौन सा है? कथन 2 गलत है, क्योंकि धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की जो मेगावाट क्षमता है वो 300 मेगावाट क्षमता है। तो उत्तर 2 इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया? ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, ठीक है। आज दोबारा पूछे, कल ये पूछा था कि किसके नाम से बालिका सैनिक विद्यालय का नामकरण किया गया था? तो ये पूछा था कि पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी के नाम से पहला बालिका सैनिक विद्यालय का नामकरण किया गया था। आज पूछा कि कहाँ है, ठीक है। तो ये तथ्य आप बिल्कुल याद रखिए कि राजकीय कन्या विद्यालय का लोकार्पण ये कहाँ पर है? एक स्थान अभी तक नहीं पूछा है, स्थान भी पूछ सकते हैं, ठीक है। स्थान लिखा हुआ है जैमलसर। जैमलसर कहाँ है? बीकानेर के अंदर जैमलसर। तो जैमलसर के अंदर पहला, देश का पहला, ठीक है, देश का पहला कन्या सैनिक विद्यालय है, ठीक है। और कहाँ है? जैमलसर के अंदर है। और उसका उद्घाटन किया था केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ये कई एग्जाम के अंदर पूछने को मिल सकते हैं कि भाई केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री का पदभार किसके पास है? अर्जुन राम जी मेघवाल। तो ये अपना उत्तर यहाँ हो जाएगा बी सही, ठीक है, बी सही हो जाएगा, यानी 2, उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे चलते, आगे बात करते हैं। राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हिल इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रश्न ध्यान से
पढ़ना तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन है। यहाँ कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष नहीं पूछा है, यहाँ तकनीकी समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे मेडिकल शिक्षा सचिव, यानी उत्तर इसका 3 सही है। सर ने यहाँ पूरी आराम से अच्छी तरीके से आपको समझाया। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे, जो सूचक के अंदर दिया गया। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा 3 में। आगे, जून उन गांवों का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए। 2025 के अंदर रामसर साइट के अंदर जोड़े गए। रामसर साइट, अब कुल रामसर साइट 4 हो गई है। ठीक है, ये याद रखना, रामसर साइट अब कुल 4 हो गई है। ठीक है, पहले 2 थी, कुल मिला के अब रामसर साइट कितनी हो गई है? 4 हो गई है। पहले 2 थी, कौन कौन सी थी? पहले केवलादेव और सांबर, पहले 2 थी। पहले वाली 2, एक सांबर थी और एक केवलादेव। ठीक है, अब 2 जो बनी है, एक मेनार को बनाया गया है और एक खिंचन को बनाया गया है। ठीक है, और सर ने जून 2025 करंट अफेयर्स के अंदर सर ने पढ़ाया था कि 4 जून 2025 को राजस्थान के 2 गांवों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट में शामिल किया है। तो खिंचन फलोदी जिले के अंदर और मेनार उदयपुर जिले के अंदर कब शामिल किया? 4 जून 2025 को। पहले 2 कौन कौन सी थी? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो 1981 के अंदर शामिल हुई, सांबर झील 1990 के अंदर हुई। तो ये भी याद रखना कि 2025 के अंदर ये 2 हुई थी। पहले 1981 के अंदर पहली कौन सी है रामसर साइट? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, ये जो 1981 के अंदर पहली। तो कौन सा उत्तर अपना सही होगा? मेनार, ए सही है। केवलादेव पहले थी, अब नहीं है। गजनेर नहीं है। सी, यानी ए और सी, ए और बी गलत है, ए सी और डी गलत है, बी और सी गलत, ए और सी, ए और सी, यानी 4 नंबर इसका उत्तर होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है? मेरा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सर ने जुलाई 2025 का जो अभ्यास क्लास ली थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा। सर ने ये क्वेश्चन भी दिया था। सर ने वो क्वेश्चन दिया था गलत करवाने के लिए कि राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पानी गोदारो को उसकी पुस्तक अंतरे आंगण कविता के लिए प्रदान किया गया था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलत क्यों है? सर ने नीचे व्याख्या भी दी थी कि पानी देवी को न देकर किसको दिया था? पूनम चंद गोदारा को दिया गया था। पूनम चंद गोदारा को दिया गया, तो पूनम चंद गोदारा यहाँ सही है। पूनम चंद गोदारा यहाँ 3 नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे, जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है? देखिए, पुरुष के अंदर 2 समितियां बनी थी। ये आउट ऑफ कंटेंट से आया सर के, एक ही क्वेश्चन ये की गया शायद, या 1 या 2 करंट्स के आ रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन करंट से आए। तो पुरुष के अंदर 2, एक सीनियर वर्ग की बनी थी कमेटी, ठीक है, और एक जूनियर वर्ग की कमेटी बनी थी। ठीक है, सीनियर और जूनियर के अंदर। तो सीनियर के अंदर खिलाड़ी थे, जो सीनियर के अंदर खिलाड़ी थे उस पुरुषों का वर्गीकरण शामिल नहीं है। सीनियर के अंदर कुलदीप सिंह थे, सीनियर के अंदर कुलदीप सिंह थे, सीनियर के अंदर कुलदीप सिंह थे। ठीक है, विलास जोशी भी सीनियर के अंदर थे। और राहुल काउंट भी सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति के अंदर थे। और शमशेर सिंह भी इसके अंदर थे, शमशेर सिंह भी इसके अंदर थे। ठीक है, सूर्यवीर सिंह थे इसके अंदर, और इसके अंदर विजेंद्र जी यादव थे, विजेंद्र जी यादव थे। तो इसका मतलब अपने कौन कौन सी? कुलदीप सिंह ऑप्शन के अंदर, विलास जोशी, राहुल कंसवा, ये 3 थे। शमशेर सिंह, सूर्यवीर सिंह और विजेंद्र जी यादव इसके अंदर थे। तो यानी नरेश जी गहलोत इसके अंदर नहीं थे, नरेश जी गहलोत इसके अंदर नहीं थे। नरेश जी गहलोत वो किसके अंदर थे? जूनियर के अंदर थे। किसके अंदर? जूनियर के अंदर नरेश जी गहलोत, नरेश जी गहलोत
जूनियर के अंदर थे। नरेश जी गहलोत, लोकेश जी, ठीक है, नरेश जी गहलोत और लोकेश जी इसके अंदर जूनियर वर्ग के अंदर थे। नरेश जी गहलोत, लोकेंद्र जी और प्रणय जी शर्मा, ठीक है, प्रणय जी शर्मा इसके अंदर थे, ठीक है, और सिद्धार्थ जी थे इसके अंदर, अंकित जी लांबा थे इसके अंदर, अंकित जी लांबा इसके अंदर थे, ठीक है, और एक सिद्धार्थ जी सराफे वगैरह वो थे सिद्धार्थ जी, ठीक है। ये कुल जूनियर वर्ग के अंदर, सीनियर वर्ग के अंदर अलग अलग समिति थी। तो इसके अंदर नरेश जी गहलोत चयन समिति के सीनियर वर्ग के अंदर नहीं थे, जूनियर वर्ग के अंदर। पुरुष के अंदर कमला जी थे, माया जी थे, हर्षिता जी थे, ठीक है, हाँ, तो वो पुरुष के महिला के अंदर थे। तो अपने उत्तर यहाँ इसका क्या निकल जाता है? 3 उत्तर इसका निकल जाता है। आगे, राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदकों का सही संयोजन सुने जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कुश्ती मैच की गई। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 सर ने मई करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ाया था। देखिए जून जुलाई करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आज मई का एक क्वेश्चन पूछा। कल तो ऐसे 1.5 साल पुराना मार्च 2024 का क्वेश्चन पूछा था। तो एक क्वेश्चन आ सकते हैं बाहर से, लेकिन ये अपने कंटेंट से मई की सर ने क्लास ली थी, उसके अंदर पढ़ाया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कब हुआ? 4 से 15 मई 2025। कहाँ हुआ? बिहार के अंदर हुआ। हमने सर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिहार के अंदर हुआ था, ठीक है। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। इसके अंदर हमने आप पूछा क्या है, कुश्ती के अंदर कितने हैं? कुश्ती के अंदर पहले सबसे पहले ही सर ने लिखा है कि कुश्ती के अंदर कितने? 2, 1, 6, यानी 2 स्वर्ण अश्विनी बिश्नोई, दक्ष शर्मा ने 2 स्वर्ण जीते और 1 रजत, यानी 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांसे, ठीक है। नहीं 2:1:6 यानी 2:1:6 ये होगा, ठीक है। इसका उत्तर 1 सही होगा, ठीक है। इसका उत्तर 1 सही होगा। ये स्पष्ट रूप से बिहार मई वाली क्लास के अंदर सर ने स्पष्ट रूप से दिखाया है। आगे, जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, यानी उत्तर 3 सही हो जाएगा। इसका अंदर सर ने आभा आईडी बनाने में राज्य दूसरे स्थान पर है, ये भी सर ने लिखाया था बुकलेट के अंदर। आगे, जून 2025 में राजस्थान किस शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेंकर बोट का शुभारंभ किया? सर ने जून 2025 के अंदर पढ़ाया था। कहाँ ये पहली इलेक्ट्रिक डबल डेंकर कहाँ है? देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेंकर बोट पेंटून तकनीक से बनी थी। ये पिछोला झील में शुरू की गई। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, उदयपुर सही। आगे, जुलाई 2025 में चाइना में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये कथन इस हिसाब से है, तो एक बार आपको समझा दूं कि भी 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप जो थी इसके बारे में बात करती है। ये कहाँ पर आयोजित हुई? ये चाइना के अंदर हुई थी, ठीक है। ये चाइना के अंदर हुई थी, ठीक है। तो अब राजस्थान के इसके अंदर है, अपन राजस्थान के संदर्भ में इसको पढ़ते हैं। राजस्थान के संदर्भ में इसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये नेक्स्ट कोई एग्जाम के अंदर भी आ जाए, ठीक है। लेटेस्ट की है, क्योंकि ये देश से बाहर चाइना के अंदर प्रतियोगिता हुई। इस दिन राजस्थान के कई खिलाड़ी बाहर गए थे। इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की साक्षी एवं शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया था। ये पूछा है। साक्षी एवं शिवानी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया, क्योंकि शिवानी एमपी की थी, लेकिन राजस्थान की नहीं थी। राजस्थान के कौन थे इसके अंदर? ममता और मुस्कान 2 थे। ममता और मुस्कान वो राजस्थान, ठीक है। आगे, तो ये कथन गलत हो गया। आगे, भारतीय टीम की कोच राजस्थान की अन्याय सिंह थी। भारतीय टीम की कोच राजस्थान से नहीं, भारतीय टीम की कोच राजस्थान से अन्याय सिंह नहीं थी। अन्याय सिंह यूपी से थी। अन्याय सिंह कहाँ की थी?
यूपी से थी। कोस राजस्थान की थी मनीषा राठौड़। कौन थी? मनीषा राठौड़। मनीषा राठौड़, ठीक है। तो ये कौन थी? मनीषा राठौड़। तो इसका मतलब कथन ए भी गलत है, कथन दो भी गलत है, कथन ए और बी दोनों असत्य है, तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा, ए। आगे चलते। अब आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, इसके अंदर पूछा है कि भाई 2023-24 के अंदर, ये इकोनॉमिक सर्वे की क्वेश्चन है, ठीक है। 2023-24 में नहीं, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की सर ने यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासें लगाई थी, जिसके अंदर आज तीसरा पेपर था, यानी ग्रुप ए और बी और सी लगातार 5 में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आज बात करते हैं वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, 60। अब देखो, सर ने पढ़ाया था इसके अंदर बागवानी उदय कि भारत का बागवानी क्षेत्र पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक उत्पादक और लाभदायक है। आगे सर ने ये भी बताया था कि भी अंगूर उगाने वाले प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम। तमिलनाडु, महाराष्ट्र दोनों ऑप्शन में आ रहे, लेकिन अपन को 67% अधिक का पूछा है, तो ये आगे भी दिया है कि 2023-24 में सबसे अधिक उत्पादन के साथ कुल उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान देता है। सबसे कुल कौन? 67 महाराष्ट्र उत्पादन देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। 4 सही हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका उत्तर सही है। आगे, वर्ष 2025-26 की केंद्रीय बजट में, देखिए ये केंद्रीय बजट से क्वेश्चन पूछा है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 5 क्वेश्चन आए, उसमें से 4 सर्वे के हैं और एक केंद्रीय बजट का। और सर ने केंद्रीय बजट भी करवाया था, क्योंकि सर को पता है कि लेटेस्ट यदि आंकड़ा कोई पूछेगा तो केंद्रीय बजट का ही पूछ सकते हैं। तो केंद्रीय बजट उसके अकॉर्डिंग, जैसे सर ने 4 टॉपिक कराए थे, कृषि, उद्योग, सेवा और विदेशी व्यापार, ठीक है। तो उसके अंदर पीछे जो लास्ट 1-2 पीपीटी रखी, यानी 5-10 मिनट की क्लास सर ने, वो केंद्रीय बजट की रखी। जैसे कृषि से संबंधित केंद्रीय बजट है, तो कृषि से संबंधित केंद्रीय बजट की मैं बात की। तो उसी प्रकार कृषि टॉपिक है, इसके अंदर सर ने लास्ट में केंद्रीय बजट की बात की थी कृषि के अंदर। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में सर ने बात की थी। इसके अंदर क्या पूछा है कि देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू की गई है? तो सर ने स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ, योजना कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण उत्पादन वाले 100 जिलों को लक्षित किया जाएगा। कितने जिले? 100 जिलों को लक्षित किया जाएगा। तो अपना उत्तर 3 सही हो जाएगा, यहाँ 100 जिले हो जाएंगे। आगे, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है वो बनना है। भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का 6ठा बड़ा देश, सबसे बड़ा निर्यातक है। एक बात याद रखिए, कपड़ा निर्यात से लगातार ये तीसरे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप ए के अंदर पूछा, ग्रुप बी के अंदर पूछा और सी के अंदर, तीनों के अंदर लगातार कपड़ा निर्यात से क्वेश्चन आ रहा है। इस पीपीटी से हम 3 लगातार सर लगा रहे हैं पीपीटी की, तो सेम प्रूफ सहित। तो सबसे बड़ा निर्यातक 6ठा है, तो सही है, ये भी कथन सही है, ठीक है। ये देश के विभिन्न निर्यात 12% का योगदान है, 12% का योगदान नहीं है इसका। वर्ष 2023 में कपड़ा एवं परिधान में देश की बाजार हिस्सेदारी वैश्विक 7% रही है, लगभग 8 और 7 सही होता है, ये कथन सही है। 1 और 3 सही है, इसका उत्तर 3। ये पीपीटी के अंदर सर ने पढ़ाया है। आगे, भारत के 4 राज्य कौन से जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्थिर कीमतों पर, ये मूल्य स्थिर कीमतों पर कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत का, 43% का अंश था, यानी 43% अंक वाले कितने, यानी कुल औद्योगिक जवीय में लगभग 43% अंश का योगदान किसका था? 4 राज्यों का था। कौन कौन से? पश्चिमी राज्य से गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी राज्य से कर्नाटक और तमिलनाडु, ये आते हैं। इस साइड से गुजरात आता है, ठीक है ना, सर ने बड़ी आराम से समझाया था कि ये गुजरात आता है, फिर वहाँ से जाते हैं दक्षिण के अंदर कर्नाटक आता है, फिर तमिलनाडु इस साइड से आता है, गुजरात आते हैं। यानी इसके अंदर ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी 3 सही होगा। और स्पष्ट रूप से लिखा है कितने, 43%, 43%, ठीक है, तो इसका उत्तर 3 सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, संभावित सेवा उपक्षेत्रों की पहचान पर एक वर्किंग पेपर पर नीति आयोग ने उनकी सेवाओं को
उनकी कार्य प्रकृति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों के अंदर वर्गीकृत किया। तो कौन कौन सी वो श्रेणियां थी? सेवाओं के लिए कार्य नीति बहुआयामी विश्लेषण, तो सर ने यहाँ लिखा है कि प्रमुख आयों में विभिन्न सेवा क्षेत्रों को प्रदर्शन विश्लेषण के आधार पर सेवाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। कौन कौन सी? एक बचाव, दूसरी तेजी लाना, तीसरा परिवर्तन, चौथा अप्रयुक्त। तो इसके अंदर कौन सा होगा? बचाव सही है, प्राप्ति नहीं है, गलत है, इसका मतलब ये कथन गलत है। आगे बचाव कार्य संपादन भी नहीं है। बचाव गति बढ़ाना सही है, बचाव तेजी लाना गति बढ़ाना सही है। आगे परिवर्तन और अप्रयुक्त यानी ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इतने क्वेश्चन थे। नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप सी के अंतर्गत आयोजित हुए पेपर की, और इसके जीके प्रश्न पत्र में ज्योग्राफी के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाएंगे। आज ज्योग्राफी के लगभग 19 सवाल आए हैं, और इन 19 सवालों में से राजस्थान ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा 10 सवाल पूछे गए हैं। इनको हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले है 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की अपेक्षा सर्वाधिक है? तो जब भी लिंगानुपात की बात आती है तो हम लिंगानुपात में डूंगरपुर को पढ़ते हैं, जो सामान्य लिंगानुपात। जबकि शिशु लिंगानुपात की बात आए तो शिशु लिंगानुपात में बांसवाड़ा का शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 934 है, और उसके बाद में प्रतापगढ़ का स्थान आता है 933 का। तो इस तरह से उत्तर होगा बांसवाड़ा। ये आपने टेस्ट सीरीज के अंदर में 2 बार ये सवाल आया हुआ है, तो हमने जो टेस्ट सीरीज आयोजित की थी उसमें। इसके बाद में दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? समवर्षा रेखा और वार्षिक वर्षा को लेकर अभी ये पिछले तीसरे इस पेपर के अंदर ये सवाल आया है, और इसके अंतर्गत अवरोही क्रम यानी कि अधिक से कम की ओर आना है हमें। और इसमें सबसे अधिक अगर बात करें तो बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा में बात करें तो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में वर्षा होती है। तो अब यहाँ से इसे छांटिएगा बांसवाड़ा के बाद में फिर जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे वर्षा में कमी आती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो भीलवाड़ा फिर हनुमानगढ़, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यहाँ इस बार के जो पेपर, जितने पेपर हुए उसके अंदर एक अपवाह तंत्र के संबंध में ये दूसरा ऐसा सवाल है जिसमें नदी की पहले विशेषता दी गई है और फिर उसका नाम पूछा गया है। इसी क्रम में हम यहाँ बात करते हैं कि राजसमंद के अंतर्गत बीजराल की पहाड़ियों से उद्गमित होती हैं, और मैं कई बार आपको कहता हूँ कि बीज खारे होते हैं। बीज खारे यानी कि खारी नदी बीजराल, और बीजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम। एक बार से यहाँ से इसका उत्तर मिल जाता है। दूसरा है, ये बनास की सहायक नदी है, खारी नदी बनास की सहायक है, इसकी कुल लंबाई भी 80 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो इस तरह से खारी नदी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड एट अ ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसलों में देश में कुल उत्पादन में राजस्थान के योगदान के संबंध में पूछा गया है। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है। रैपसीड या सरसों की बात करें तो सरसों उत्पादन 2023 के इस डेटा के अकॉर्डिंग राजस्थान देश का लगभग 46% सरसों का उत्पादन करता है, लगभग 41% बाजरा का उत्पादन करता है, और लगभग देश का 19% मूंगफली का उत्पादन करता है। लेकिन ग्वार के उत्पादन में 90% नहीं है, जबकि 80% के आसपास आंकड़ा रहता है। तो असम्मिलित कौन सा है? ग्वार। नेक्स्ट, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य और उसकी लोकेशन। बहुत सिंपल सवाल है ये। इसमें आपके सवाई माधोपुर में स्थित है, ये इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? स्थलाकृतियां दी गई हैं, पर्वत पठार हैं, इसमें आप लोगों को पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है। तो इसमें सबसे पूर्व में मुकुंदरा की पहाड़ियां आती हैं, मुकुंदरा हिल्स। फिर मुकुंदरा हिल्स के बाद में आप इधर की ओर आगे की ओर आते हैं तो राजसमंद वाला जो क्षेत्र आएगा, जिसमें आप लोग इसमें राजसमंद और सिरोही के बीच में बात करें तो राजसमंद और उदयपुर का क्षेत्र पहले आता है, जो कि भोराट के पठार का क्षेत्र है।
और इसी के अंतर्गत आप लोग राजसमंद और उदयपुर में बोराट का पठार पढ़ते हैं, और बोराट के पठार के बाद में आप लोग पश्चिम की ओर आते हैं तो ये सिरोही में उड़िया का पठार पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम पश्चिम की ओर आते हैं तो मुकुंदरा, राजसमंद और उड़िया का मुकुंदरा, बोराट और उड़िया का पठार आता है। मुकुंदरा, बोराट और उड़िया का पठार। ओके, नेक्स्ट पशुगणना 2019। पशुगणना 2019 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो राज्य में ऊंट की यहाँ पर संख्या का प्रतिशत पूछा गया है। देश के अंतर्गत पाए जाने वाले कुल ऊंटों का लगभग 80% माना जाता है, यानी 80.43% ऊंट है वो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 11 के दशकीय परिवर्तन में सबसे कम दशकीय परिवर्तन किस में हुआ? शहरी जनसंख्या में सबसे कम परिवर्तन पूछा गया है और ये सबसे कम परिवर्तन है वो डूंगरपुर में देखा गया है। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 हाल ही की 18वें क्रम की भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में यह प्रश्न है। इसमें राजस्थान के अंदर सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाला जिला युग्म कौन सा है? तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर 1% पूछा जाता तो चूरू जोधपुर की ओर जाते, लेकिन वन क्षेत्र पूछा जा रहा है तो वनावरण क्षेत्र में चूरू के साथ हनुमानगढ़ इसमें शामिल रहेगा। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट जेन राजस्थान के अंदर कुल 6 टेक्सटाइल पार्क है, इनमें से पाली में स्थित है नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क। ठीक। नेक्स्ट, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियां। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियों को कहा जाता है दून। ठीक है, क्या बोलते हैं? दून। और इसका उदाहरण है देहरादून घाटी, जो कि सबसे बड़ी घाटी के रूप में या सबसे बड़ी दून के रूप में जानी जाती है, देहरादून है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियां ये इसमें नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा केवल सी। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवनें किस दिशा में चलती है? इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं, हम बात करते हैं वायुदाब पेटियों वाले डायग्राम पर। ये हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ये हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या है ये? विषुवत रेखीय लो प्रेशर बेल्ट है। इसके ऊपर का क्षेत्र है, इसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इससे ऊपर का क्षेत्र आएगा जो कि 60 से 65 का रहेगा, यह है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब यहां अगर इसकी बात करें तो ये है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और ये है 30 से 35 डिग्री साउथ, और ये इसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च हाई प्रेशर, और इसे कहा जाएगा 60 से 65 में उपध्रुवीय लो प्रेशर निम्न वायुदाब, और ये हैं 85 to 90, ये हैं ध्रुवीय हाई प्रेशर बेल्ट। अब हमें पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर पूछा गया है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जैसा कि आप जानते हैं भूमध्य रेखा से 30 तक का क्षेत्र यह है व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर चलती हैं व्यापारिक पवनें। ठीक, और यहां से 30 से 60 के बीच चलती है पछुआ पवनें, और ऊपर चलती है ध्रुवीय पवनें। ठीक, अब यहां से हम अगर इस पर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में नेट पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनों को नेट पवनें कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस तरह से चलती हैं। जबकि हमें यहां पूछा जा रहा है उपोष्ण उच्च से उपध्रुवीय निम्न की ओर। यहां पर आप बात करें तो उच्च वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और दूसरी ये क्षेत्र पछुआ पवनों का, जो पछुआ पवनें हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, और इसको उपध्रुवीय की ओर चलना है तो इस प्रकार से इसकी दिशा रहेगी ये। इसे हम कह सकते हैं SWW, यानी कि साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज कहेंगे। इसको आप हिंदी में कह सकते हो दक्षिण पश्चिम पछुआ पवनें। ठीक है, दक्षिण पश्चिम पछुआ पवनें। तो दक्षिण पश्चिम से कहां की ओर जा रही है? उत्तर पूर्व की ओर। तो उत्तर हो गया
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तनशीलता 20% से कम है? ये परसों भी एग्जाम में आया था और आज फिर से आया है। और मैंने इसमें आपको कहा था कि जो क्षेत्र जहां जितनी ज्यादा बारिश होगी उसमें परिवर्तनशीलता उतनी कम होगी, यानी कि उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में हमेशा परिवर्तनशीलता कम होती है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है यहां पर 20% से कम परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र भी शामिल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हटाइए। नेक्स्ट, मांटो ग्रोसो का पठार, ये है दक्षिण अमेरिका के अंदर ब्राजील में स्थित है मांटो ग्रोसो का पठार, मांटो ग्रोसो ब्राजील। नेक्स्ट, 2020 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष और महिला सहभागिता को पहचानना है। यहां से ये माइग्रेशन वाला प्रवसन का सवाल आया है और इसके अंदर ये रहेगा 51.9 और 48.1%। पंचगंगा और कोयना, कृष्णा नदी की सहायक है। कोयना पर कोयना बांध बना है जिसके संबंध में आपको कई बार क्लास में बताया जाता है कि कोयना बांध के कारण प्रायद्वीपीय पठार के अंदर एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था जिसका मुख्य कारण है अधिक जल का संग्रहण, कोयना। मिष्टी, और मिष्टी पहल की बात करें तो ये वनों में संरक्षण से संबंधित है, मैंग्रोव वनों से संबंधित है। मिष्टी मैंग्रोव वनों से संबंधित एक पहल है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं, निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? अलिया बेट और खदिया बेट की बात करें तो ये गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। बाकी के ये रुद्रसागर, नाहरकटियाल, लखीमपुर और डिगबोई, माकूम आदि ब्रह्मपुत्र घाटी के हैं, जबकि ये अलिया बेट इसमें ब्रह्मपुत्र घाटी का नहीं, गुजरात के पास में तटीय क्षेत्र पर अवस्थित है। तो इस प्रकार से ये लगभग 19 सवाल थे ज्योग्राफी के, और इन 19 में से आज के पेपर की अगर बात करें तो एवरेज आपके संस्कृत वगैरह का जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो आप 50 से 55 तक भी हैं और सब्जेक्ट अच्छा कर रहे हैं तो सुरक्षित अवस्था में हैं। इस तरह से ये रहा हमारा आज का सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट अन्य सॉल्यूशन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, पेपर नंबर जो हमारा ग्रुप सी का है मनोविज्ञान का। तो ये जो पेपर था ये काफ़ी, अगर मैं कहूँ तो मिश्रित रूप था। कुछ सवाल बिल्कुल बेसिक इजी आए थे, कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें समझने की ज़रूरत थी, और कुछ सवाल ऐसे जो अप्लाइड हैं, और एक सवाल तो मुझे ऐसा भी लगा जहाँ सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हम अप्लाइड सवाल के अनुसार उसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन लेते हैं और देखते हैं कौन से हैं, किस प्रकार के सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है? मैं हमेशा कहता हूं कि पहले सवाल को ढंग से पढ़ो, अगर सही उत्तर है तो आप अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे। उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और वह उन्हें सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग करता है। यानी यहां जो वर्ड आ गया सही और गलत, तो सही और गलत जो मुख्य रूप से वो समाज के कुछ नियम बनाता है, कानून बनाता है, तो इसके अंतर्गत अगर इसमें कहें तो साधन सापेक्षावादी, कानून व्यवस्था उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञाकारी या सामाजिक अनुबंधन। तो सबसे बेस्ट है इसमें जो हम पढ़ते हैं कि कानून की बात है, लॉ एंड जो ऑर्डर स्टेज है, जिसमें बच्चा है जो मुख्य रूप से समाज के प्रति सम्मान प्रकट करता है और वो चाहता है कि माता पिता शिक्षक मुझे कहते हैं कि ये सही है तो सही है, वो कहते हैं ये गलत है, ये तुझे नहीं करना चाहिए, वो कार्य नहीं करता है। इसका मतलब वो थोड़ा सा समाज के प्रति आदर भाव रखना शुरू कर देता है, तो वह कानून और व्यवस्था के प्रति उन्मुखीकरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उन्हें वो सही और गलत मानता है। जो उसका मार्गदर्शन करते हैं माता पिता और शिक्षक मैन इसमें आते हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। यह मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षण अधिगम में सहायता करता है, बिल्कुल करता है, पॉजिटिव है। ये प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है, ये भी बिल्कुल सही है। अप्लाइड साइंस, अप्लाइड दे रखा है शब्द, तो अप्लाइड साइंस है, प्रयुक्त मनोविज्ञान है, कहीं दिक्कत नहीं है। यह मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है,
तो मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है, तो सहायता देता है। अगर ये कहें कि मूल्यों का विज्ञान है तो नहीं है, इसे आदर्श मूलक विज्ञान नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ ये बात दूसरी कर रहा है, वहां आपने सोच लिया तो हो सकता है इसको गलत। तो मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति में ये सहायता करता है, तो बिल्कुल सहायता करता है। यह एक साध्य है, साधन नहीं, जबकि यह एक साधन है। तो यहां ये सही नहीं है, इसने लिखा ये एक साध्य है, तो साध्य नहीं, ये एक साधन है जो मुख्य रूप से आपको तरीका बताता है कि किस प्रकार से आप डेवलप हो सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और एजुकेशन को किस प्रकार हम बेहतर बना सकते हैं बालक को जानकर। तो ये आपके लिए एक साधन का काम करता है, साध्य का काम नहीं करता है, इसलिए ये आपका इनमें से जो है वो ये हो गया। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की सक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान यह योगदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बढ़िया सवाल है। अब ये सवाल एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो क्या उत्तर सोचता है। अगर उसने बिल्कुल इस सवाल के अकॉर्डिंग उत्तर दिया है तो इसमें मैं बता देता हूं कौन सा है। विद्यार्थियों की समस्याओं की समझ, इसमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी है पॉजिटिव। व्यक्तिगत विभिन्नताओं, समूह गतिशीलता की समझ, प्रभावी शिक्षण विधियों की समझ। तो इसमें जो बेस्ट बैठेगा वो समूह गतिशीलता, क्योंकि यहाँ वर्ड जो है कि सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव, यानी यहाँ इन्वायरमेंट कौन सा ले रहा है? सामाजिक। और सामाजिक में क्या है कि समूह की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में बच्चा कैसे डेवलप होता है, किस प्रकार की एक्टिविटीज करता है, वो मुख्य रूप से समूह गतिशीलता की समझ उसको डेवलप करती है। अगर बिल्कुल प्रश्न के अनुसार चला है तो ये है, और डायरेक्ट उसने अलग से सोच ले ली है तो ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। और जो मनोवैज्ञानिक सोच रखता है ज्यादातर वो इसमें चला जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन हम प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं कि एक अध्यापक है और वो संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की सोच रहा है, तो सबसे बेस्ट है कि समूह गतिशीलता की समझ होगी, तो वो अपने आप डेवलप होगा। बढ़ते हैं आगे। सिंपल सवाल ये बिल्कुल, डेविड सी मैक्लीलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौतियों स्वीकार करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार की अभिप्रेरक आवश्यक है? पहली लाइन में मैं हमेशा समझाता हूं कि उपलब्धि अभिप्रेरणा के प्रतिपादक डेविड सी मैक्लीलैंड, फिर इसके सहयोगी एटकिंसन, होयंगा एंड होयंगा। फिर इसका अर्थ हमने बताया कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है, उसका मतलब ही होता है कि चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तैयार करना। तो ये डायरेक्ट शब्द दे रहा है कि चुनौतियों को स्वीकार करना, और चुनौतियों को स्वीकार करना इसका मतलब सीधा सा आ गया, भौतिकवादी वस्तुओं की आवश्यकता, संबंधता की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति। तो सीधा सा अचीवमेंट, उपलब्धि ही आएगा। नाम से ही सीधा पता लगा सकते हैं और इस वर्ड से भी हम क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये बढ़िया सवाल, गिलफोर्ड के बुद्धि त्रिआयामी मॉडल में निम्नलिखित विमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं में कौन सा युग्म सही है? आपको सही है ढूंढना है। और हमने तीनों जो प्रक्रियाएं हैं, सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, और तीनों को मैंने जोड़ के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से याद कराया कि सक्रिया जो शुरू होती है वो कहां से होती है, उत्पाद का पहला बिंदु क्या होगा, विषय वस्तु का पहला बिंदु क्या होगा। तो आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज, सीरियल वाइज याद करवाए। तो देख लेते हैं। अभिसारी, तो अभिसारी, अपसारी, स्मृति अभिलेखन, स्मृति प्रतिधारण, ये सारे किसमें आते हैं? ये सक्रिया में आते हैं। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। शाब्दिक, विषय वस्तु में, ये आपका यहां सही हो गया। मूल्यांकन है, किसमें आता है? ये सक्रिया में आता है, एंड में मूल्यांकन। सांकेतिक है, ये विषय वस्तु में आता है, ये सक्रिया का, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ये सही है, तो हमारा सीधा जवाब यहां मिल गया। तो 6 के 6 हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जोड़ के किए थे और बिल्कुल सही सवाल किया होगा आपने उत्तर। रचनावादी अधिगम सिद्धांत में 5E मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण, यहां से सवाल देखो घुमा रहा है, सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं। वह क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। संलग्न करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना या व्याख्या करना। तो जब शिक्षार्थी एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करने के बाद विस्तार होता है। तो एक्सप्लेन का मतलब है कि जब आप सक्रिय हैं, एक्टिव है, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बैठते हैं, साझा करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने क्या बात रखी है, आपने क्या बात रखी है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। शब्दों को बिल्कुल चर्चा के माध्यम से एक एक शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी सही उत्तर क्या होगा? व्याख्या करना। यह भी बढ़िया सवाल आया है।
लक्षणों का वितरण और लक्षणों की श्रेणी मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये लक्षणों का वितरण है और ये श्रेणी है। तो सिंपल सा है, अगर आपको बेसिक चीज सिखाई थी कि कैटल ने दो मुख्य रूप से जो है वो शील गुणों के प्रकार बताए हैं, एक सतही और एक स्रोत। और मैंने सतह का मतलब कहा था ऊपर, कि सतह का मतलब क्या है, ऊपर, यानी ऊपरी गुण जो दिखाई देते हैं, अंदर वास्तविक नहीं है। जैसे किसी के सामने शेर आ गया तो बहादुर तो बड़ा बनता है, लेकिन जब वास्तविक स्थिति आएगी तब कैसा होगा वो दिखाना। एक ऊपरी, तो हमने कहा था ऊपरी यानी सतह, सतह है इसका मतलब देखते हैं, यहां आपको दिख रहा है बाह्य वातावरण द्वारा आसानी से पहचानने वाले, जो बाह्य वातावरण है यानी सतह है, तो ये सतही हो गया। इसका मतलब स है उसका 1 नंबर होगा। तो देख लेते हैं स का 1 नंबर किसमें है। चलो इस एक में ही है, इसका मतलब ये चांस रहेगा। फिर भी देखते हैं, वे लक्षण जो अंतर्निहित संरचनाओं, अंतर्निहित का मतलब क्या है, स्रोत, मूल गुण, जो सोर्स है मेन, जो सोर्स और सरफेस, ये सरफेस आ गया, ये सोर्स आ गया, तो ये दो तो हमारे क्लियर हो गए कैटल के। अब अद्वितीय लक्षण और सामान्य लक्षण, ये कह रहा है कि सामान्य वर्ड ही सामान्य ले रहा है कि सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से लक्षण और वे लक्षण जो अद्वितीय है, इसका मतलब अद्वितीय में सीधा आ गया। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया, 4 नंबर सही हो गया। चलिए ठीक है। डैनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि के मिश्रित निर्देशन में निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रक्ट सम्मिलित नहीं है। अब ये कह रहा है कि गोलमैन ने बिल्कुल सवाल जैसा मैंने बताया था, और ये भी कहा था विकल्प कैसा आएगा। कल भी मैंने जब सॉल्यूशन किया तब बात की थी, और जब इसके मैंने 5 आपको याद करवाए थे डैनियल गोलमैन के, और कहा था कि 3 खुद से संबंधित है, 2 अन्य से संबंधित है। और अन्य में भी कहा था कि कंफ्यूजन कहाँ होगा, एक आएगा परानुभूति और एक है सामाजिक कौशल। ये 2 है जो दूसरों से संबंधित है, 3 खुद से संबंधित है, जिसमें वो आत्म सेल्फ मोटिवेशन की बात करता है, सेल्फ रेगुलेशन की बात करता है। तो यहाँ स्वबोध की भी, अवेयरनेस की बात करता है, सामाजिक कौशल है, सारे हैं। लेकिन यहाँ इसने क्या कहा, सहानुभूति, सिंपैथी, और मैंने क्या कहा था, यही वो सहानुभूति देगा। आपको लिखना है परानुभूति, एम्पैथी। और ये देखो यहाँ सवाल आ गया, तो कौन सा सवाल कहाँ बन जाए ये जरूरी नहीं है। तो इन्होंने सहानुभूति नहीं कहा है, परानुभूति, इसने सिंपैथी वर्ड दिया है और उन्होंने किया एम्पैथी। ठीक है ना, ये हमेशा आ गया सवाल, किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त है, किसके लिए, प्रतिभाशाली के लिए। कालानुक्रमिक आयु, कालानुक्रमिक आयु मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, और वह आयु जो आपको निश्चित पैदा होने के दिन से लेकर जिस दिन परीक्षण होता है उस दिन तक की जो आयु है, जिसे वर्ष और माह में कहा जा सके, वो कालानुक्रमिक आयु है। और इसके आधार पर प्रवेश, तो ये तो वो सेम आयु होगी, सामान्य बालक है, तो प्रतिभाशाली के लिए ये नहीं हो सकता। ग्रेड या कक्षा स्पीकिंग, ये बिल्कुल हो सकता है कि जो ग्रेड है कक्षा उससे उन्नति दो, स्किप करा दो, यानी पहली कक्षा में लेकिन उससे दूसरी तीसरी का सवाल आ रहे हैं तो एक कक्षा आगे उसको ग्रेड कर लो, यानी त्वरण या कक्षा उन्नति भी इसको हम कह सकते हैं। अधिक आधारभूत कोर्स को हटाना, बिल्कुल ज्यादा बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स को हटा दो, उसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आगे का कोर्स भी कर रहा है, तो बेसिक कोर्स उसको फालतू लग रहा है कि पुनरावृत्ति हो रही है, ये तो मुझे याद है, तो हम बेसिक कोर्स को हटा सकते हैं, तो हटा दिया। अतिरिक्त असाइनमेंट देना, बिल्कुल ज्यादा असाइनमेंट दो ताकि वो खाली समय का सदुपयोग हो सके, वरना खाली दिमाग है शैतान का घर है, इसलिए अधिक असाइनमेंट देंगे तो वो आराम से कुछ सवाल है वो पढ़ के आता है, वो स्कूल में ही कर लेगा, तो इसे अतिरिक्त असाइनमेंट देना, यानी ये भी सही है। सामग्री को जहां तक संभव हो मूर्त, ये नहीं है, मूर्त है वो पिछड़े बालकों के लिए आता है क्योंकि वे विषय वस्तु को ज्यादा समझ नहीं पाते, तो ये इसके अंतर्गत नहीं है। तो ब स और द, ब स और द, तो हमारा विकल्प 2 नंबर सही। एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में जब बच्चा, उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करना, बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम, यह हमारा सवाल बन गया, परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन सा भाव विकसित होता है। हमने पूरी की पूरी 8 अवस्थाएं सिस्टमेटिक ढंग से, एक पूरा जीवन काल, क्योंकि एरिक्सन पूरा जीवन काल बताते हैं, और जीवन काल पूरा हमने पॉइंट वाइज पॉइंट कि कौन सी अवस्था टुकड़ों में बांट के 8 की 8 याद किए। तो परिश्रम बनाम क्या होगा, हीनता, तो सीधा सा क्या हो गया, हीनता। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है, अधिगम में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार उसके किस प्रकार का पुनर्बलन दिया है। हमने क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर का था और उसमें हमने कहा पुनर्बलन, तो पुनर्बलन के हमने मुख्य रूप से पहले 2 प्रकार पढ़े, प्राथमिक और द्वितीयक, और उसके बाद हमने पढ़ा सकारात्मक और नकारात्मक। तो प्राथमिक और द्वितीय में मैंने शॉर्ट में याद करवाया था, प्राथमिक यानी जैविक,
जैविक जितने भी है जैसे खाना पीना दुलाना भोजन, ये सारे हैं जो जैविक आवश्यकता का वो प्राथमिक और द्वितीय, मैंने कहा प्रशंसा पुरस्कार जो भी मिलेगा वो, इसका मतलब चॉकलेट देना किस प्रकार में आएगा, सीधा सा आ गया आपका द्वितीयक में आ गया। व्यक्तित्व में निम्नलिखित उपागमों में मनोवैज्ञानिकों का मिलान कीजिए। एक तरफ है उपागम और एक तरफ है मनोवैज्ञानिक। तो इरिक्शन पूरा संपूर्ण जीवन काल बताते हैं, संपूर्ण जीवन काल को अवस्थाओं में। अब्राहम मास्लो मानवतावादी सिद्धांत कहा जाता है, और मानवतावादी जो है कैटल शील गुण है ही कैटल, अभी हमने पढ़ा स्रोत शील गुण, और जो मुख्य रूप से सतही और स्रोत। शेल्डन शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें से अ में कौन सा है 3 नंबर, तो हमारा 4 नंबर है वो सही हो गया। देख लेते हैं एक बार, शेल्डन द का 2, ठीक है। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय, मैंने कहा ना हमेशा सवाल पढ़ो तो ज्यादातर संभावना रहेगी चलो 1-2 गलत हो जाए, लेकिन कम से कम बाकी वाले तो सही करें। तो केंद्रीय अक्ष के चरम सीमाओं के बाहर की ओर फैलता है, पहले केंद्रीय अक्ष से लेकर फिर चरम सीमाओं में बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाएगा संतुलीकरण, सापेक्षा, मस्तका, बोधमुखी या समीपस्थ दूरस्थ। तो प्रोक्सोमो डिजिटल या प्रोक्सोमो डिजिटल सिद्धांत जो हम कहते हैं वो मुख्य रूप से केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर कह दें, ये सारे एक ही नाम है। तो केंद्र से बाहर कह दें, परिधि की ओर कह दें, समीपस्थ दूरस्थ कह दें, प्रोक्सोमो डिजिटल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक, अब देखो यहां वर्ड देखो आप, एक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, सोच, विचारधारा, ये सोच की बात कर रहा है, मानसिकता की बात कर रहा है कि एक दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों के आंतरीकरण करने में असफल हो जाता है, वो असफल हो जाता है और वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांतों को त्याग की कीमत पर, कि हम वास्तविकता और नैतिकता को त्याग देता है और उसे वो क्या समझता है, सुख ढूंढता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा। इसका मतलब उस अपराधी बालक की मानसिक जो है वो स्वास्थ्य सही ढंग से नहीं है। तो ये कानूनी दृष्टिकोण है, मानसिक स्वच्छता दृष्टिकोण है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण है या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो मेरे अनुसार ये जो बात कर रहा है वो मानसिक स्वच्छता की बात कर रहा है, कि मेंटल हाइजीन की बात कर रहा है, कि अपनी सोच ऐसे बना ली है कि मैं इसकी नैतिकता के सिद्धांत को त्यागूं और उससे मुझे खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, वो सोच ही उसकी ऐसी बन जाती है। ये सरल सवाल आपका बिल्कुल एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आया है। पावलोव के अधिगम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में यहां से बिल्कुल आराम से पढ़ना है। जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी, सीधा सा याद करो कि घंटी की ध्वनि से जो क्रिया आई वो क्या हो गया, उसने अनुबंध कर दिया, लेकिन अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली है। तो अन्य समान उद्दीपन कैसा, भोजन है तो या घंटी की ध्वनि है, तो घंटी की ध्वनि जैसा अन्य उद्दीपन के समान उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, यह कहलाता है उद्दीपक प्रतिस्थापन, सामान्यीकरण, उद्दीपन विभेदीकरण, स्वतः स्फूर्त पुनर्लाभ। तो ये क्या कहलाएगा, उद्दीपन सामान्यीकरण। हमने कहा था, इसका अर्थ बता देता हूं, एक उद्दीपक के प्रति जो व्यवहार करता है वैसा ही उसी उद्दीपक के समान दूसरी चीजों को देखता है, उसके प्रति भी ऐसा व्यवहार करता है। हमने एग्जाम्पल लिया था कि अल्बर्ट ने खरगोश से डर गया था, वो सफेद खरगोश से, तो सफेद खरगोश जैसी अन्य चीजें, सफेद रूई से, सफेद कोट से भी वो डरने लग गया। इसका मतलब वो क्या कहलाया, वो उद्दीपन सामान्यीकरण कहलाया। तो यही कह रहा है कि जो उस उद्दीपक से अनुक्रिया हो रही है उसके अन्य समान, उसी समान उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब उसने उद्दीपन सामान्यीकरण कर लिया है। पुनर्लाभ तो क्या होता है कि हमने कह दिया कि स्वतः जब काफी समय तक अनुक्रिया नहीं होती है, फिर कुछ समय बाद फिर अनुकूलित अनुक्रिया करते हैं, अनुकूलित अनुबंधन करते हैं, तो फिर से अनुकूलित अनुक्रिया होनी शुरू हो जाती है, उसे हम स्वतः पुनर्लाभ कहते हैं। तो इसका मतलब यहां हमारा उत्तर मिल गया, उद्दीपन सामान्यीकरण, एक जैसे उद्दीपक के प्रति वही व्यवहार करना। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाएगी, किसी भी वस्तु, हमने कहा था किसी वस्तु,
किसी व्यक्ति, किसी संस्था के प्रति आपकी जो विचारधारा, सोच, दृष्टिकोण है, वही क्या कहलाता है? अभिवृत्ति कहलाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। आप एक ही व्यक्ति है, उसको आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो और उसी व्यक्ति को आप नेगेटिव भी सोच सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है? अभिवृत्ति। रेनिगर और हिडी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की 4 अवस्थाएं नीचे दी गई है। इसने थोड़ा सा अभिरुचि को डिफिकल्ट ले लिया है, थोड़ी सी इसकी 4 अवस्थाएं इसने बताई है, उनका क्रम ले लिया है। उभरती व्यक्तिगत अभिरुचि, स्थितिपरक अभिरुचि, उत्प्रेरित या अच्छी विकसित अवस्थाएं। तो इसमें मुख्य रूप से हम कहते हैं कि सबसे पहले ये है तो अवस्था आती है, उसके बाद ब, इसके बाद उभरती और फिर हम चौथी। इसका मतलब सही विकल्प हमारा कौन सा हो गया? 2 नंबर जो है वो सही, पहला स, फिर ब, फिर अ और फिर द। ठीक है, तो ये क्रम रहता है कि 4 इसने अवस्थाएं दी है इस प्रकार से मुख्य रूप से। अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये सवाल जो है देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अभिप्रेरणा व्यवहार के कुछ ही पक्षों को प्रभावित करती है। तो मेरे अनुसार तो ये नहीं कि अभिप्रेरणा सभी पक्षों को प्रभावित करती, कोई एक पक्ष नहीं होता, सभी पक्षों को कर सकती है। अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा की स्थिति में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है, तो भावात्मक उत्तेजना भी होती है। अप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचान में आ सकते हैं, आसानी से पहचान में नहीं आते। आप आसानी से पहचान लो, ऐसा संभव नहीं है कि ये डिसमोरलाइज है तो आप उसका आसानी से पता नहीं लगा सकते। अब विकल्प होना चाहिए ब और स, लेकिन इसमें कहीं भी ब और स अलग से नहीं है, इसलिए मैंने कहा अब इस सवाल को मैं स्टार में रखता हूं कि मेरे अनुसार ये सवाल, अब देखो क्या होता है। लेकिन क्योंकि द तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आसानी से आप पहचान कर लो, ये तो संभव नहीं है। इसलिए अगर द को भी हम काटें, इन दोनों को काट देते हैं तो ये 2 बचते हैं, फिर आप या तो इसको करो और ब को, लेकिन अ भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको स्टार में रखता हूं कि इसका कुछ भी उत्तर हो सकता है अलग से, क्योंकि ये दोनों सही है, ये उत्तर होना चाहिए लेकिन है नहीं। फिर मानना है तो अलग से आप ब और स इसमें है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको स्टार में रखूंगा, कोई भी उत्तर इसका संभव नहीं है। जो आपको अब देगी आरपीएससी वो माना जाएगा। प्रिया अपनी सहपाठी से उच्चतम अंक आने पर उससे ईर्ष्या और घृणा करती है, किंतु प्रत्यक्ष हमेशा अपने सहपाठी से उच्चतम अंक आने पर बधाई देती है। हमने कहा ना, मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। हमने इसका शब्द से जोड़ा था प्रतिक्रिया निर्माण, किसी के प्रतिक्रिया का निर्माण करना। पहले नहीं थी, अभी अभी किसी के प्रतिक्रिया का हमने निर्माण किया है। बुजुर्गों के प्रति सम्मान न होते हुए भी उनके प्रति सम्मान प्रकट करना, ये एग्जाम्पल हमने जोड़ा था। तो प्रतिक्रिया, किसी के प्रतिक्रिया का क्या किया है? निर्माण किया, अभी अभी है नहीं, यानी वास्तविक चीज से उल्टा जो है सोच करना, तो सीधा उसका हो गया प्रतिक्रिया निर्माण। ग्राहम वॉल्स के अनुसार संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, अस्पष्टता और लचीलेपन को आने देना, ये सृजनात्मकता चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? प्रदीपन, सत्यापन, उद्भवन या तैयारी? तो ये तैयारी के अंतर्गत आते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो संभावनाओं को तलाशते हैं कि कौन कौन से बिंदु लिए जाएं, किस बिंदु पर काम करना है। आप अनेक विचार है, जो लचीलेपन है वो आ रहे हैं, विचार उत्पन्न भी होते हैं, तो ये सारा क्या है? तैयारी का हिस्सा है। जब तैयारी का हिस्सा हो जाता है उसके बाद मुख्य रूप से जो आगे के चरण बढ़ते हैं उसके अंतर्गत। तो कुल मिला के अच्छा पेपर था, कुछ बिल्कुल बेसिक सवाल थे और कुछ ऐसे। तो उम्मीद करते हैं कि पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।